नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर आपके बीच मैं सर्वेश उपस्थित हूँ। हमारे प्यारे गुरुजी प्रवीण सर का मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जीके जीएस का क्वेश्चन लेकर, जो कि आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम में आने वाली नहीं है बल्कि आ चुकी है। प्रबल संभावना नहीं बल्कि 100% श्योरिटी के साथ इससे एक प्रश्न आएगा ही, क्योंकि सर खुद एक बीपीएससी के अधिकारी हैं और इनका पूरा एक्सपीरियंस है। किसके लिए? तो बीपीएससी एग्जाम को लेकर, और इन्होंने अपना पीडीएफ तैयार किया है। किसके लेकर? तो आप शिक्षक साथियों को लेकर। और याद रखिएगा साथियों, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। तो छतों पर अगर मेला लगाना है और पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजवाना है और अपना सेहरा सजाना है, घोड़ी पर बारात ले जाना है, तो दिल थाम कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। साथियों, फिर सब कुछ होगा। फिजूल है सारी दलीलें और गवाह दीवानों की वकालत में, सुकून का कानून ही नहीं होता इश्क की अदालत में। तो क्या है, आपको अगर सुकून लेना है तो आप शिक्षक भर्ती का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए दबा के मेहनत करना है, चैनल से जुड़ जाना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। और आपको साथ ही पता ही है कि आपका ये जो चैनल है सर्वेश क्लासेज केजीजी, ये आपको हर दिन प्रोवाइड कराता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए मटेरियल कंसाइज वे में। आपको बीपीएससी का जो है बायोलॉजी का क्लास भी प्रोवाइड किया गया है, जिसे 1000 छात्रों ने देखा। आप भी अवश्य देखिए बायोलॉजी का डिजिटल क्लास। साथ ही साथ भारतीय संविधान का तांडव सीरीज महाकाल के आशीर्वाद से, जय महाकाल के आशीर्वाद से आपके लिए स्टार्ट किया गया है। शिक्षक तो बने के बाद सीरीज के तहत, शिक्षक तो बने के बाद के तहत आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी स्टार्ट की गई है। और साथियों याद रखिएगा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पीआरटी के टीचरों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीआरटी के टीचरों को अपने बच्चों को इन्वायरमेंट से जोड़कर पढ़ाना है। इसलिए पीआरटी के एग्जाम में इको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको क्या कर लेना है, वीडियो को देख लेना। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ साथियों, ये तो जरूर देखिए, शिक्षक भर्ती 2023 इंडियन पॉलिटी तांडव सीरीज, धुन तन धुन डमरू बजा के गुरुजी तब बने के बाद सीरीज के तहत। और इन सभी क्लासों को देखने के साथ ही आपको इसको भी देखना है। बहुत सारी क्लासेज आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें से ये क्लास जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है और ये मेरे दिल के करीब की क्लास है, क्योंकि इस क्लास में मैंने आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के दीवाल पर बैठकर सजीव प्रसारण के साथ कराया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नए सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, हर एग्जाम के लिए खास शिक्षक तो बने के बाद सीरीज के तहत। तो रउआ लोगन के एक बार फिर से स्वागत करत तानी गुरुजी अपन चैनल सर्विस क्लासेज केजीजी में। और रउआ लोग जुड़ गए तानी। और आज हम लोग पढ़वा के बाद सेट नंबर 5 और इस सेट 4 गो सेट जे छे चैनल पर अपलोड हो गइल बा। इस सेट के आप लोग पूरा देखी, दबा के देखी। और इस सेट नंबर 5 बा और एकरा में 50 गो अपने रउआ लोगन के 50 गो क्वेश्चन मिले था जीके जीएस के, जे कि एकदम एग्जाम में छपइये जैसन क्वेश्चन बा, एकदम एग्जाम के पैटर्न पर आधारित प्रश्न बा। तो रउआ लोगन के पहला प्रश्न मिल गई बा, मुरलिंगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? मुरलिंगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? रउआ लोग सोची एक आंसर गुरुजी के बनइये के बाद सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास बा। मुरलिंगा दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में आपका और दर्रा है जिसका नाम है क्या चीज? नीति, माना और लिपुलेख। नीति, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा, ये सभी दर्रा है कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। और ये देखिए आपका उत्तराखंड का मैप लगा हुआ है। तो मानसा धूरा दर्रा है उत्तराखंड में। उसके बाद क्या है? मांगला दर्रा है, तंगला। उसके बाद क्या है? माना पास है, नीति पास है और लिपुलेख पास है। ये सभी पास क्या है? आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी है, ठीक ना। और उत्तराखंड जो है देवभूमि है, क्योंकि यहाँ पर 4 धाम अवस्थित है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी
पर्वत श्रृंखला। ओके, और नंदा देवी जानते हैं, और आप लोग यहाँ पर एक प्रसिद्ध चीज है चेराबाड़ी ग्लेशियर, वो सबों को भी आप लोग जानते ही होंगे। ओके, और सिक्किम में आपका जेलेपला और नाथुला दर्रा। ओके, और उसके बाद आपका क्या है, लद्दाख में आपका खारदुंगला दर्रा, उसके बाद बुर्जिला दर्रा, ये सब। और मणिपुर में आपका क्या है, तो तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ है, मणिपुर की स्थित तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, मणिपुर में। ये सभी कुछ खास दर्रे थे जो विभिन्न राज्य में स्थित है। और दर्रा किसे कहते हैं, तो दर्रा आप लोग जानते होंगे, एक माउंटेन ऐसे है और दूसरा माउंटेन ऐसे है, इसके बीच में पतला सा जो रास्ता होता है उसी को दर्रा कहते हैं। मैप में इसको इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। ओके, टोल्स किस किस नदी की सहायक नदी है, टोल्स आप लोग पढ़े होंगे टोल्स के बारे में। तो टोल्स किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, और यमुना का उत्पत्ति जो है बंदर पूछ से होता है, और यमुना प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इस बीच यमुना लगभग 1400 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। चंबल भी यमुना का ही क्या है, आपका सहायक नदी है। और टोल्स यमुना की सहायक नदी है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, सेरंग, श्रीरिहंद यमुना के अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। बिहार जलप्रपात यह टोन्स नदी पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। तो बिहार जलप्रपात किस नदी पर है, टोन्स नदी पर है, ठीक ना। और ये देखिए आपका ये क्या है, आपका यमुना है, और यमुना में मिलने वाली सभी नदियों को दिया है। यमुना बंदरपूछ से निकलती है और कहाँ पे, आपका प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है साथियों। ओके, कहता है दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो दुग्ध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके, और आपको पता है धुआंधार जलप्रपात भी किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर अवस्थित है। और दुग्ध धारा, कपिल धारा एवं धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कहां से होकर बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है, तो देख रहे हैं आप नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है, आपका मैकाल पहाड़ी पर। कहाँ है, मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक, मैकाल के अमरकंटक पहाड़ी पर है। और ये विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के बीच बहती है। विंध्याचल और सतपुरा श्रेणी के बीच भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और खंभात की खाड़ी में, कहा, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ओके, और परिद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली परिद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है आपका, तो बिल्कुल सही, पहली नदी है आपका गोदावरी, और दूसरे नंबर की नदी है नर्मदा। ओके, मांडवी नदी जो है कहाँ बहता है, तो कल ही आपको बताए हैं ये गोवा में बहता है, जब खान सर का करेंट अफेयर करा रहे थे तो उसमें। और शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, जिसका नाम है जोग या गोरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। और ये कहाँ है, तो ये कर्नाटका में है। कहाँ है, कर्नाटका में। ओके, ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक। कहता है निम्न में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। ये कौन सा लौह अयस्क है जिसमें लोहे का अंश सर्वाधिक होता है, यह देखिए हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये सभी क्या है, लोहे के अयस्क है। लेकिन सर्वाधिक लोहा किसमें होता है, मैग्नेटाइट में होता है, ठीक है। मैग्नेटाइट यह सबसे उत्तम कोटि का अयस्क है, इसमें धातु अंश 70% पाई जाती है। हेमाटाइट या लाल कथई रंग का होता है, इसमें लोह अंश 60 से 70% पाई जाती है। लिमनेनाइट या पीले रंग का भूरा होता है, इसमें लोहांश 40 से 60% पाई जाती है। तो ये क्या है सभी, और वैसा अयस्क ही सबसे ज्यादा यूज होता है जिससे क्या हो, धातु को निकालना इजी हो। तो सबसे ज्यादा कौन सा अयस्क यूज होता है, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट। लेकिन हेमाटाइट और मैग्नेटाइट में भी कौन उत्तम है, तो मैग्नेटाइट उत्तम है साथियों। ओके, और लोहा का फार्मूला सूत्र क्या होता है, तो Fe होता है। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, गुरुजी आप लोग जानते हैं ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा, राजस्थान करता है। यहाँ पे उपस्थित राज्यों में राजस्थान ही ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आप कहिएगा राजस्थान में तो क्या है, गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन फिर भी राजस्थान में भेड़ भी बहुत पाले जाते हैं। भारत में राजस्थान ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। यहाँ पर भेड़ पालन और ऊंट पालन बाकी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक होता है। राजस्थान में हर साल 15 मिलियन टन ऊन का उत्पादन होता है। यहाँ कई प्रकार की नस्लों की भेड़ पाई जाती है, जिसमें अलग अलग किस्म के ऊन प्राप्त होते हैं। और आपको पता है राजस्थान का जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, इन सबों में क्या होता है, ऊन की खेती हो, ऊन पालन के लिए भेड़ पाले जाते हैं, ऊन उत्पादन के लिए। और साथ ही साथ राजस्थान के जो है कहाँ पे, आपका पुष्कर मेला राजस्थान में ही लगता है। और राजस्थान की राजधानी क्या है, आपका जयपुर है, पिंक सिटी जिसको कहते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे
बड़ा जिला है। ओके, और राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। ओके, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट कहा है? देखिए, अशोक का जो है सभी अभिलेख अशोक से संबंधित है, लेकिन अशोक ने खुद को मास्की अभिलेख में और भ्राभु अभिलेख में, मास्की अभिलेख में अशोक ने सबसे छोटा अभिलेख है, और भ्राभु अभिलेख में अशोक ने खुद को क्या कहा है? सम्राट कहा है। ठीक ना। भ्राभु अभिलेख राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में स्थित है। यह अभिलेख ब्राह्मणों को संबोधित करता है। इसमें अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है। यह अभिलेख पाली भाषा में लिखा गया। अशोक के अभिलेख जो है किस किस भाषा में लिखे जाते हैं? पाली, प्राकृत और इसकी लिपि क्या होती है? ब्राह्मी होती है। सबसे पहले इसे 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा? जॉर्ज प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जॉर्ज प्रिंसेप ने पढ़ा। ओके, इससे पहले ये क्या थे? अपठनीय थे। और आपका पता है कि बिहार से भी लोरिया नंदनगढ़ के अभिलेख, रामपुरबा अभिलेख बिहार से भी मिले हैं। और लुम्बिनी वन के अभिलेख में अशोक ने लुम्बिनी को क्या किया था? आपका टैक्स फ्री कर दिया था, क्योंकि लुम्बिनी किसका जन्मस्थली था? गौतम बुद्ध का जन्मस्थली था। और 261 ईस्वी पूर्व में 261 ईस्वी पूर्व में अशोक क्या लड़ते हैं? तो कलिंग की लड़ाई लड़ते हैं, जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये क्या बन जाते हैं? एक उदारवादी राजा बन जाते हैं साथियों। ओके प्यारे गुरुजी, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? देखिए, दशावतार मंदिर जो है भारतीय इतिहास का पहला मंदिर है और झांसी में अवस्थित है, और इसका निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। आइए देख लेते हैं। कहता है दशावतार मंदिर आपके सामने है। दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। दशावतार टेम्पल इज वन ऑफ द earliest Hindu stone temple still surviving today. It was built during the Gupta dynasty and it is decided to the Hindu god Vishnu, dedicated to the Hindu god Vishnu. It is a converted with the caving मतलब ये गुफानुमा है, and inscription in the different language, और इसमें बहुत सारे लैंग्वेज में क्या इंस्क्रिप्शन भी है। This place may once have had an important town where traders often passes through. ये एक इंपॉर्टेंट शहर था जहां से क्या होते थे? व्यापारी पास करते थे। ओके, और कुषाण काल में पहली प्रतिमा बनी थी और बुद्ध की, और इसी काल में दो कला का विकास हुआ था। कौन सा? आपका गांधार कला और मथुरा कला। लेकिन बुद्ध की पहली प्रतिमा किसमें बनी थी? गांधार कला में। लेकिन सर्वाधिक प्रतिमा किसमें बनी थी? मथुरा कला में बनी थी। ओके साथियों, और मौर्य काल में जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष से, और गुप्तोत्तर काल में जो हर्षवर्धन का शासन काल में बौद्ध धर्म थोड़ा नीचे जाता है। किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे? देखिए, दिल्ली सल्तनत के ये सभी शासक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का क्या था? संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक था। रजिया बेगम, रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी। 1236 ईस्वी में बनती है। आपको जो मिडाइवल हिस्ट्री कराया है उसमें पूरा डिटेल से कराया हुआ है। और बलबन ने रौ एवं तलवार की नीति अपनाई थी। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इल्तुतमिश द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे, जो रजिया सुल्तान के क्या थे? पिता थे। और इल्तुतमिश खुद को इलवरी तुर्क कहता था, आपको बताइए। और इल्तुतमिश जो है इक्ता प्रथा स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? इक्ता प्रथा का स्टार्ट किया था कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में क्या 1236 से पहले 1212 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली का क्या बना था? सुल्तान बना था। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका अर्थ होता है आपका चंद्रमा, ऐबक का अर्थ चंद्रमा होता है। ये सब फैक्ट मैं बता सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो 10 वीडियो देखिए इस टॉपिक पे। अगर कोई वैसा बता रहा है तो आकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो इल्तुतमिश जो है खुद को इलवरी तुर्क कहता था, और पहला ऐसा व्यक्ति था जो दिल्ली में सुल्तान बनकर आया था, और इसने चांदी का सिक्का, टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्के का प्रचलन करवाया था। ओके, और शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। भारत में निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है? देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है? तो पहले पृथ्वी क्या था? इस तरह से गोल था पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों में ऐसे करके आपका क्या था? पेंजिया, और चारों ओर क्या था? पेंथालासा। पेंथालासा और पेंजिया था। तो उन्होंने बताया कि पृथ्वी में ऐसे ब्रेक हो गया, ऊपर का भाग बना अंगारा लैंड और नीचे का भाग बना आपका गोंडवाना लैंड। और ये जो सिस्टम है इसने किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है,
ओके, तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। कहता महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया था। महासागर तथा महाद्वीप पृथ्वी के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। पृथ्वी पर लगभग 70.8% भाग में महासागर एवं 29.2 भाग पर क्या है, महाद्वीप का विस्तार है। ओके, तो अल्फ्रेड वेगनर और हैरी हेस ने क्या दिया था, हैरी हेस ने जो है महाद्वीप के विखंडन का सिद्धांत दिया था। ओके, तो आप लोग अल्फ्रेड वेगनर का जो सिद्धांत है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको याद रखना। और इन्होंने हिमालय के निर्माण को जो संकल्पना है उसमें भी अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि हैरी हेस ने तो भूसन्नति का सिद्धांत दिया था हिमालय के निर्माण के लिए। तो भूसन्नति, हैरी हेस ने क्या दिया था, भूसन्नति। और भूसन्नति का सिद्धांत तो मान नहीं लगता है, क्योंकि इसी ने बताया था कि 33 सागर था, वो था, लेकिन किससे बना है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, देखिए नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। ओके, और नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह परियोजना सिंचाई एवं विद्युत जल उत्पादन में संबंधित है। और दूसरा बात है अलमाटी बांध श्रीशैलम और परियोजना कृष्णा नदी पर है, ठीक ना। और कृष्णा नदी का ही सहायक नदी आपका क्या है, तो मूसी है। मूसी नदी जिसके किनारे कौन सा शहर बसा है, हैदराबाद, हैदराबाद बिरयानी महल, ठीक ना। और आपको पता होगा साथियों, यह प्रश्न जो है मूसी किसकी सहायक नदी है, आपको एग्जाम में आ चुका है। और कृष्णा नदी का उद्गम जो है ये कहां से होता है, महाराष्ट्र से होता है। और ये जाके कहा, तो कृष्णा नदी जाके यहाँ वृक्षाकार डेल्टा बनाते हुए कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के पास गिरती है। और इसी के किनारे एक प्रसिद्ध शहर स्थित है, राजमंदुरी। ओके, तो आप लोग ये सब जानते होंगे। कहता आइए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है साथियों। ओके, और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका लद्दाख में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है। इस पार्क में भालू, हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। इस नेशनल पार्क को वर्ष 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। ओके, तो नो प्रॉब्लम। और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली की घाटी भी क्या है, हिमाचल प्रदेश में ही है। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस के। ओके, और हिमाचल प्रदेश जो है आपका किसके साथ, चाइना के साथ सीमा साझा करता है। ओके, ये सब कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है साथियों। एग्जाम में आप एग्जाम के क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करके खुद का सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस सेहरा सजेगा, घोड़ी जमेगी और दुल्हा चलेगा। ओके, आइए अगला सवाल है, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित MS पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। पुंछी आयोग जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आयोग है, इनका गठन 2007 में किया गया था। ओके, बता AM पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया था। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित कुछ प्रमुख आयोग निम्नलिखित हैं। आयोग है प्रशासनिक सुधार आयोग 1969, राजमन्नार आयोग 1969 और सरकारिया आयोग, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सरकारिया आयोग क्या है 1983। तो याद रखना है पुंछी आयोग कब, 2007 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यही क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हूबहू छप जाएगा। और जब छप जाएगा तो जो बच्चा सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ और प्रवीण सर के इस मटेरियल को देख रहा है वो क्या करेगा, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेगा। और जो नहीं देख रहा वो क्या करेगा, मायूस होकर निराश हो जाएगा। ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आज ही आपको पूरे अच्छे से करा दिए थे भाग 5, जिसमें संघ एवं राज्य की कार्यपालिका का पूरा वर्णन था। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, वीडियो में आवाज की थोड़ी त्रुटि आ गई और जिस वजह से उस वीडियो को मेरे किए हुए मेहनत को डिलीट करना पड़ा भाइयों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भाई को गड़बड़ आवाज सुनने को मिले। वैसे तो अपना आवाज कर्कश है, बहुत अच्छा मीठी आवाज तो है नहीं, हेलो नमस्कार कौन बोल रहे हैं, बहुत मजेदार, मतलब प्यारी सुरीली आवाज तो है नहीं, लेकिन फिर भी आवाज क्लियर तो होना चाहिए जो समझ में आए। अब मैं आपका कॉल कर तो हूँ नहीं जो अच्छा आवाज प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, आइए देखिए क्या है, भारत संविधान का अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। राज्यपाल किसी भी राज्य में कार्यपालिका का क्या होता है, प्रधान होता है, कौन, आपका राज्यपाल। ओके, कहता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अध्यक्षता उनकी वजह से कौन करते हैं, तो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता
आपका कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और लोकसभा का अध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहेंगे तब कौन करेगा आपका? तब लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और यह जो चर्चा है संयुक्त अधिवेशन की किस में है? आर्टिकल 108 में। तो ये सब हम आज ही करवाए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वीडियो में आवाज गड़बड़ा गया। कल वो वीडियो फिर से अच्छे आवाज के साथ, अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ, मतलब जैसा साउंड है वैसा आपको अपलोड मिलेगा साथियों। और आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ जो फैक्ट कराया जा रहा है आप उसको 2 बार कीजिए। समय बहुत कम है, 1 जून से आपको हमको लगता है फॉर्म भराने की गारंटी हम दे सकते हैं। दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में से कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। और संयुक्त अधिवेशन जो है अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 108(4) के तहत करते हैं। भारतीय संसद के इतिहास में अभी तक कुल 3 बार संयुक्त बैठकें बुलाई गई है। कितनी बार? 3 बार। संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित हो जाना चाहिए? तो यह है आपका 6 सप्ताह। कितने समय तक? 6 वीक तक। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश है यह 1, 2, 3 के तहत जारी करते हैं। और पहली बार राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति कब आई थी? 1861 में आई थी। इंडियन पॉलिटी में आपको ये अपलोडेड मिलेगा भारत के संवैधानिक विकास में, और वहां इस फैक्ट को मैं जोर देकर कराता आपको नजर आ जाऊंगा। ओके, और आप लोग बहुत प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए चैनल को। क्या कीजिए? 1 लाख सब्सक्राइबर, 100 के सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। ओके, छोटा टारगेट अपन का नहीं रहता, अपन बड़ा टारगेट रखता। और आप लोग गुरुजी हैं, और गुरुजी अगर चाहे तो बच्चे को कहां से कहां नहीं पहुंचा सकते हैं। ओके, हमारे बहुत सारे ऐसे भी गुरुजी हैं जो कि नियोजित हैं, सरकारी शिक्षक है, वो भी वीडियो अगर देख रहे हैं तो उनके चरणों में मेरा चरण स्पर्श है। खूब सारा शेयर कीजिए गुरुजी, प्लीज। आप लोग अपने भाई को, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए, और जो भी हमसे छोटे हैं वो भी हमें सपोर्ट करें। सभी आदमी मिलजुल कर क्या करें? सपोर्ट करें, चैनल को ग्रो करें। फायदा इसमें आपका भी है, फायदा हमारा भी है। मटेरियल इतना है, लेकिन टाइपराइटर के लिए पेमेंट है नहीं, तो फिर क्या करना पड़ता है? 6 सप्ताह के अंदर दोनों सदनों में पारित हो जाना चाहिए। ओके, और राज्यपाल जो है ये 213 के तहत क्या करता है? राज्यपाल अध्यादेश 213 के तहत जारी करता है। सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस दिन के संविधान से लिया गया? तो भारत की संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? तो संघीय व्यवस्था हम लोगों ने कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। ओके, संघात्मक सरकार कनाडा से लिए हैं, ठीक ना। सरकार का संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम कनाडा से लिया गया। केंद्र राज्य संबंध भी कहां से लिया गया? कनाडा से। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक तत्व लिया है। जापान से विधि का शासन लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया है। ओके, संघीय व्यवस्था केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों तथा संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण आदि भारतीय संविधान में कनाडा से लिया गया। और कौन कहता है सिर्फ कनाडा ही पढ़िए? जब आपका भाई है तो बता दिया सब। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ऑस्ट्रेलिया से संघ सूची, सॉरी समवर्ती सूची, ओके, और जापान से विधि का शासन, और कनाडा से जो धुली है तो लिखा हुआ ही है। ओके, नो प्रॉब्लम। और याद रखिएगा आप लोग फैक्ट, ऐसे संविधान के स्रोत से एक प्रश्न अवश्य रहता है। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किसके तहत की गई थी? तो यह की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। और आपको पता है कि 1885 में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस आर एस्टेब्लिश इन द मुंबई गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज, and when the Congress are built, Congress pressurized the England government to reform the act, and then the Indian Amendment Act 1892, this type of changes are implemented. Okay, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अनुसार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी। इसी अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्तियां दी गई थी, लेकिन वोट डालने की शक्ति नहीं दी गई थी। नो इंडियन कैन वोट अबाउट दिस इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, इंट्रोड्यूस अंडर द क्या है? वाइसरॉय लॉर्ड लॉन्सडाउन। इस समय जो वाइसरॉय थे ये कौन थे? लॉर्ड लॉन्सडाउन थे। लेकिन कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। वैसे आपको पता ही है कांग्रेस बनने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में फैल गया था प्लेग, और उस समय प्लेग जो है एक बहुत खतरनाक और कोरोना की जैसी व्यापक महामारी हुआ करती थी। ओके, इस वजह से कहां हुआ? वो इंडिया से, वो पुणे से
महाराष्ट्र का मुंबई शिफ्ट हो गया। ओके, और फिर मुंबई में गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में हुआ और डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष बन गए और आपका डफरीन उस समय क्या था, वाइस राय था। और साथ ही साथ जो है ये एओ ह्यूम, अलन एक्टोरियन ह्यूम के दिमाग की उपज है कांग्रेस। ओके, तो ये सब, और पहले बार में लगभग 72 सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे आपके पहले, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई, पहली बैठक। और पहली बैठक में जो है अध्यक्ष आपको किन्हें चुना गया, तो डिकी फ्रांस के फ्रेंच मॉडल के आधार पर सबसे वृद्ध व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री शामिल करके संख्या के 15% होगा। ये आज ही कराए थे, 51वां संविधान संशोधन के तहत था। और न्यूनतम इसमें कितना हो सकता है, 12, या तो 15% होगा या क्या होगा आपका 12। तो दिल्ली में कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि दिल्ली में 15% 12 से कम हो जाएगा। ओके, भारतीय संविधान में 51वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, 2003 के द्वारा। क्या से कब आया था, 2003 के द्वारा। 15% से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन जहां यह 15% क्या हो, न्यूनतम हो, वहां पर आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम 12 मंत्री हो सकता है। तो गोवा में कितने मंत्री हो सकते हैं, मैक्सिमम 12। मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिनिमम 2 ही मंत्री रखिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैक्सिमम 12। ओके, कहता है राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस आपको पहली बार पंचायत दिवस जो है ये 24 अप्रैल को ही लागू हुआ था, और इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है नागौर में, ठीक है ना। तो द रिवोल्यूशन दैट चेंज द फेस ऑफ इंडिया, इंडियन पंचायत राज दिवस, पहला पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अमजद अली खां क्या बजाते हैं, सरोद बजाते हैं। आपके सामने अमजद अली खां जी हैं, बहुत अच्छा सरोद का वादन करते हैं। बांसुरी वादन है, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। ओके, अमजद अली खां का संबंध सरोद वादन से। कुछ प्रमुख सरोद वादक निम्न है, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, बुद्धसेन दासगुप्ता इत्यादि। कहता है स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं, स्वर्णिम पैगोडा का देश क्यों से कहते हैं, तो आपको पता है इस देश में इतना बौद्ध धर्म का मठ था, किसे कहा जाने लगा, स्वर्णिम पैगोडा का देश। और यह है आपका प्यारा पड़ोसी म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच में सीमा क्या है, अराकान योमा। ये सब डिटेल आपको करा दिया गया है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन, भारत और श्रीलंका के बीच में आपका क्या है, पाक जल डमरू मध्य। और उस समय के तत्कालीन जो वहां के गवर्नर थे पाक, उन्हीं के नाम पर पाक जल डमरू मध्य रखा गया है। और भारत और भूटान के बीच में क्या है, कोई विशेष मतलब ऐसा सीमा रेखा नहीं है जिसको पार नहीं किया जा सकता है। आप भूटान आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं यात्रा पे साथियों। और लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। और म्यांमार में एक प्रसिद्ध नदी बहती है जिसका नाम है इरावती। और म्यांमार का जो राजधानी है वो आपको क्या है, तो आप लोग एक गाना सुनेंगे, मेरे प्या गए रंगून, वहां से लाए किए हैं टेलीफोन, प्या की याद सताती है। ओके ओके, और आंग सांग सूची कहाँ की नेता है, तो म्यांमार की, जो नजरबंद है। और अभी म्यांमार में क्या है, सैनिक तख्ता पलट चल रहा है। स्वर्णिम पेगोडा का देश म्यांमार, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान, पूर्व का मोती, या पूर्व का मोती कहिए, या फिर आप क्या कहिए इसको, अरब सागर का मोती श्रीलंका। और एशिया का मरीज क्या है, चीन। एशिया का मरीज चीन अब एशिया का क्या है, उभरती हुई ताकत हो गया है। ओके, कहता अच्छा प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। देखिए 6 प्रमुख राष्ट्रीय बैंक को, 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंक रहता तो आप एक बार में ठोक देते, लेकिन यह 6 है। आइए देखते हैं 6। कहता है भारत के प्रमुख 6 राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किसे तहत, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। कब, 1969 में किया गया था। ओके, कहता है भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया, तो भारत में योजना आयोग, जो आपका योजना आयोग था, जो अब बदल कर क्या हो गया, नीति आयोग हो गया। नीति आयोग, इसका गठन किसके तहत किया गया था, इसका गठन किया गया था केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर। भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था।
वर्तमान में इस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जो वर्ष 2015 से कार्यरत है। ओके, 1 जनवरी 2015 से। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? वैसा कर जो जिस पर लगा वो पेड नहीं करता है, वो पेड करता है जो उसका यूज करता है। जस्ट लाइक बिस्किट पे लगने वाला कर, जस्ट लाइक आपका क्या है, कोई भी उत्पाद पे लगने वाला कर, टीवी मोबाइल पे लगने वाला कर, ये सभी क्या है आपके अप्रत्यक्ष कर है। और बिक्री कर कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर। देखिए यहाँ पर कुछ करों का सीमा दिया हुआ है। सेवा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। आयकर, निगम कर, संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। देखिए कर दो प्रकार के होते हैं अप्रत्यक्ष में, आयकर, निगम कर, मृत्यु कर, उपहार कर, कृषि कर, उत्तराधिकार कर, ये सभी क्या है प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर, आयात निर्यात कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर, सेवा कर और जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है आपके अप्रत्यक्ष कर है। ओके साथियों, कहता है पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष हुआ था? कहता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था साथियों? तो 1987 में। कब हुआ था? और मॉन्ट्रियल कहाँ अवस्थित है? तो कनाडा में अवस्थित है। ओजोन परत को छिन्न करने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को, कब? 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था। ओके, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स टू स्लोली क्या है, गेट रिड ऑफ द सब्सटेंस दैट क्या है, डिप्लीट द ओजोन लेयर। ओके, और 16 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है। ओके, 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। लेकिन से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? जब पृथ्वी पर सन का लाइट आता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी क्या है, पूरी तरह से गर्म हो जाती है। और जब पृथ्वी रात में अपना रेडिएशन छोड़ती है तो पृथ्वी के चारों ओर ऐसे करके क्या है, वायुमंडल है। और इस वायुमंडल में अगर ये गैस से रहती है, इसे क्या करती है, ऐसे ऐसे बाउंस बैक करा देती है, ऐसे ऐसे। और इससे क्या होता है, आपका वायुमंडल पूरा गर्म हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और कहता है उदाहरण नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है आपका, और क्या है, जलवाष्प है, ओके, ये सभी क्या है आपके। तो यहाँ पर 5 आपको लिख दिए हैं, एक आपको और होगा। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो आप एक ओजोन गैस, एक जो गैस बच गया है ग्रीन हाउस गैस, उसको कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। ओके, अच्छा यहाँ तो फिर है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन बच गया था वहां? नाइट्रस ऑक्साइड N2O बच गया था। लीजिए हम करा ही दिए। आदि ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है। और आप लोग क्या कीजिए, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज भाई। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है? तो जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ओके, और ओडिशा जो है सिमलीपाल वन्य जीव क्षेत्र ओडिशा राज्य में स्थित है। कुछ प्रमुख जीव मंडल क्षेत्र निम्न है: नीलगिरी तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। मानस असम में है और काजीरंगा भी कहाँ है? काजीरंगा भी कहाँ? असम में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है और जिम कार्बेट भी कहाँ है? जिम कार्बेट, या फिर आपका क्या कह सकते हैं इसको, रामगंगा नेशनल पार्क भी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। सुंदरबन में पश्चिम बंगाल में है। साथ ही क्या है, पुक्सा टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ओके साथियों, कहता है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? देखिए जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। ओके साथियों, और यहाँ पर जो है कौन सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारिता सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। क्या होता है? फैराडे होता है। प्यारे भाइयों, गुरुजी, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर क्या होगा? मान बढ़ घट जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है, बहुत जटिल फार्मूला है। आप इतना मत देखिए। यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान घट जाएंगे, आप यही याद रखिए। लेकिन जो अगर कोई ऐसे भी छात्र इसको देख रहे हैं, ऐसे भी गुरुजी हमारे देख रहे हैं जिनका कि फिजिक्स PRT में है,
पीजीटी में है सॉरी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने लेवल पे। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? जब दो समतल दर्पण और समानांतर है तो कोने नहीं है तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। वैसे आपको पता है कि जितना डिग्री का एंगल होता है उसको 360 में भाग करते हैं। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रख दिए जाएं तो इसके बीच शून्य अंश का कोण बनेगा तथा दर्पण के बीच रखे वस्तुओं में अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ओके, कहता है बर्धनता नामक रोग कलर ब्लाइंडनेस को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? कलर ब्लाइंडनेस को क्या है, कभी किसी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज कलर ब्लाइंडनेस एक क्या है आपके, बिल्कुल एक है, एक क्या है, अनुवांशिक बीमारी है जो सिर्फ लड़कों में होता है। बर्धनता नामक दोष एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। इस प्रकार के रोगों को किसी भी लेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। साथियों, आपको अगर नॉर्मल कलर है तो नॉर्मल कलर ये है, रेड और ग्रीन रहता है, लेकिन आपको दिखेगा इस तरह से, ठीक ना। यही आपका क्या है, कलर। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो अमीबा में आपका कैसा पाया जाता है? तो अमीबा में विखंडन पाया जाता है। देख लीजिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और प्रोटोजोआ के तहत आते हैं, और अमीबा में विखंडन प्रकार का, और मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। कायिक जनन किसमें होता है? तो पैरामीशियम। और जो जीव का शरीर दो भागों में विखंडित होकर नए जीवों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। कहता है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सिंपल सा है, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। इसीलिए बर्फ बनाने वाला आदमी और पानी उबालने अंडा उबालने वाला आदमी भी क्या करता है? पानी में नमक मिला देता है, क्योंकि अंडा में उबालने वाले पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है और अंडा जल्दी उबल जाता है। और अगर नमक मिला देता है तो क्वथनांक गलनांक घट जाता है और बर्फ बहुत देर तक नहीं पिघलता है। और जल का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, और जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, और जल का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि जल का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, और जल का त्रिक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। निम्न में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? देखिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंगे है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगे है। और ये जो घटना है ध्रुवन की, ये सिर्फ कहाँ होगी? प्रकाश में होगी। ध्रुवन की घटना सिर्फ कहाँ होती है? प्रकाश में होती है। ओके, और कहता है ध्रुवन अनुप्रस्थ तरंगे जैसे प्रकाश का गुण है, अनुप्रस्थ तरंगे वैसे तरंगे होती है जिनके संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके साथियों, कहता है स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? बिल्कुल सही, जेम्स प्राउस्ट ने। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? जेम्स प्राउस्ट ने दिया। स्थिर अनुपात का नियम जेम्स प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है। ओके, कहता है किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाली पत्रिका थी पायनियर। और किसके खिलाफ आया था? तो सोम प्रकाश के खिलाफ आया था विशेष करके। कहता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। इसे किसने लाया था? तो चोट्टा वायसराय लॉर्ड लिटन। और इसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं, बहुत बार कराए हैं। इस एक्ट को पायनियर पत्रिका ने समर्थन किया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासन काल में निरस्त कर दिया गया। और पायनियर इसलिए क्या किया था? क्योंकि ये इंग्लिश में छपता था, और ये था कि जो भी इंग्लिश को छोड़कर जो भी किसी और भाषा में छपता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले परमिशन लेना पड़ेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत। कहता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन काल के दौरान घटित हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में हुआ था। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक हुई थी। इस समय भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 ईस्वी के द्वारा क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था, और द्वितीय लॉर्ड वेलेस्ली के समय होगा, ठीक ना। तो आप लोग को याद रखना है ये भी। कहता है उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? देखिए, आपको अकबर वाला तो बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा अकबर के दरबार में कौन थे? दो गो चित्रकार थे, बसावन और दसावन। तो ये दोनों कहाँ थे? अकबर के दरबार में थे। लेकिन उस्ताद मंसूर जो है ये किसके दरबार में होगा? तो अकबर के दरबार में नहीं है, तो जहांगीर का। और ये कैसे चित्र बनाते थे? तो सजीव चित्र बनाते थे पशु पक्षियों के। जहांगीर के शासन काल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष था। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार निम्न थे: उस्ताद मंसूर, आगा हराज, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर आदि। ओके, द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था आपका माधवाचार्य ने। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। ये ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे। कुछ प्रमुख सिद्धांत एवं उसके उनके प्रतिपादक क्या है? निम्न सिद्धांत प्रतिपादक।
द्वैतवाद के निम्बकाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजम और अद्वैतवाद के शंकराचार्य। तो अद्वैतवाद के कौन थे? शंकराचार्य। और 4 मठ की स्थापना, इस तरह से 4 मठ की स्थापना, 4 मठ हो गया? नहीं हुआ। हाँ, एक तरह से 4 मठ की स्थापना किसने किया था? शंकराचार्य ने ही किया था, ठीक है ना। जोशी मठ, पुरी मठ, द्वारका मठ। दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक का था। एक्चुअली में क्या हुआ कि दीवान मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआब में कर में वृद्धि कर दी थी, और जिस साल मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआब में कर में वृद्धि की, उसी तरह दुआब में क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। देखिए फूटी किस्मत। क्या? जब आपकी किस्मत फूटी हो तो आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक नहीं होते। लेकिन ये बात नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होता। मेहनत के रास्तों पर चलकर मंजिल पाई जा सकती है। किस्मत तो उनके भी नहीं होते जिनके हाथ नहीं होते, लेकिन वो भी मंजिल को पा जाते हैं। तो किस्मत को मत कोसिए। वृंदावन बिहारी लाल का नाम लीजिए, महाकाल का नाम लीजिए, अल्लाह अकबर का नाम लीजिए, ईसा मसीह का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए, जिसका नाम लेना है लीजिए, सर्वधर्म संभाव के भाव के साथ। और क्या कीजिए? अपने निश्चय पर अटल रहिए और अपने काम को ईमानदारी के साथ कीजिए। दीवाने कोई मुख्ता एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु के नाम से संबोधित किया गया। चंदबर चंदावर का युद्ध कब हुआ था? चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। एक्चुअली में पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी संयोगिता से विवाह करना चाहता था, और जब जयचंद ने स्वयंवर रचा तो पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। तो लेकिन जब ये बात पता चली किसे? पृथ्वीराज चौहान को, कि मेरी प्रतिमा को संयोगिता ने माला पहना दिया, तो फिर क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान गए और उनकी बेटी संयोगिता को उठा लाए। अब ससुर ही अपने दामाद के जान का दुश्मन बन गया, और फिर मोहम्मद गोरी को मदद करके पहले तराइन के युद्ध में हराया। किसे? द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को। और फिर जब इसको बोला मोहम्मद गोरी का, अब तुम जाओ, अपना पर्सनल मैटर था, हरा दिए, काम ठीक है, ओके डन। बोला अब कहाँ, अब ऐजे रहो। बस उसके बाद चंदावर के युद्ध में इसको भी हरा दिया। कब? 1194 ईस्वी में। और इसलिए चंदावर के युद्ध में जो मोहम्मद गोरी ने हराया, जयचंद्र को ही क्या कहा जाता है? भारत का गद्दार कहा जाता है। पहला गद्दार जयचंद। इसलिए बहुत बार आप लोग सुनते भी होंगे कि बीजेपी वाले कभी कभी कांग्रेस को, और कांग्रेस वाले कभी कभी बीजेपी को कहता है तू तो जयचंद है, जयचंद है। तो ये क्या थे? जयचंद। और प्रमुख तराइन का प्रथम युद्ध 1191 हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और द्वितीय युद्ध 1192 में। आपको अक्षय कुमार की पृथ्वीराज चौहान भी देखने को मिल जाएगी, जो इसी कहानी पर बेस्ड है। लोहार वंश के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज। और लोहार वंश का शासन कहाँ था? तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में था। ओके। और उत्पल वंश के बाद कश्मीर में लोहार वंश का शासन था। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे। संग्राम राज के बाद अनंत अनंत इस वंश का क्या हुआ? संस्थापक। और ललिता मुक्ता पीठ का संबंध भी क्या था? कश्मीर से ही था। किस विद्वान ने, और कश्मीर के इतिहास को कहाँ मिलती है? कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी में मिलती है। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो बिंदुसार को भारत का जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन बने थे? बिंदुसार। बिंदुसार को अमित घात कहते हैं। ओके। और बिंदुसार ने क्या किया था? भद्रसेन भी कहते हैं इनको। और ये तारनाथ ने इनको क्या बताया था? 16 राज्यों का विजेता बताया था। ओके। कहता है बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी में बैठा। बिंदुसार को अमित घात के उपनाम से भी जाना जाता है। तारनाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। ओके। और किस जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? अब कहता है किसी जीवित शरीर के अंदर अगर कोशिका और उत्तक मर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। ओके। और कैसे बढ़ता है तो आपको जीव विज्ञान में कराए हैं डिटेल से, एचडी क्लास में, कोशिका सिद्धांत में। आपको चैनल पर हमारा वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहला वीडियो वही है चैनल पे, मतलब फर्स्ट में उसको डाले हुए हैं, एचडी जीव विज्ञान की क्लास के नाम से। तो आप उसको देखिएगा। उसमें आपको बताया है कि लाइसोसोम, जिसका खोज डी डुबे ने किया था, वही ऐसा करता है। निम्न में से कौन सा पुरुष के लिंग गुणसूत्रों का जोड़ों का दर्शाता है? एक्स वाई क्या है? पुरुष में होता है, और महिलाओं में सिर्फ एक्स एक्स होता है। ठीक है। और एक्स वाई पुरुष के पास ही होता है, महिला के पास सिर्फ एक्स एक्स ही होता है। और पुरुष का जब वाई एक्स के साथ मिलता है तो लड़का होता है, और जब एक्स एक्स के साथ मिलता है तो क्या होता है? लड़की होता है, और जायगोट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान
प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल के अंदर होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्रकाश, सनलाइट, और क्या है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्लोरोफिल चाहिए, और उसके बाद ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पर आपका क्या है, इसका इक्वेशन लिखा हुआ है। कहता है अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। प्यारे गुरुजी, अगर आप लोग यहाँ तक टिके हुए हैं, यकीन मानिए, दावे के साथ कह रहा हूं कि आप शिक्षक बन गए हैं, बन गए हैं, बन गए हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा का नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के दो रूप होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब क्या है? जिसको नया किया जा सके, और नवीकरणीय मतलब जिसे नया नहीं किया जा सके। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। तो इसमें आपका क्या है? तो इसमें आपका जो जल विद्युत ऊर्जा, ये कैसा? रिन्यूएबल है। और कहता हो उदाहरण नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा उदाहरण नहीं है आपका? वो उदाहरण नहीं है आपका परमाणु ऊर्जा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम चाहिए, और यूरेनियम के बाद क्या किया जाएगा आपका? तो यूरेनियम नहीं होगा। बाकी और कहता है नाभिकीय ऊर्जा का योगदान भारत में भी 24% है। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किससे आ रहा है? आइए लास्ट, निम्न में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी का मतलब कौन है? जो अपने बच्चे को जन्म नहीं देता है। तो शार्क है, चूहा, चमगादड़। यहाँ शार्क क्या है? स्तनपायी नहीं है। ओके, शार्क, डॉल्फिन, ये दोनों क्या? स्तनपायी नहीं है। गाय, चमगादड़, चूहा आदि स्तनपायी उदाहरण है, जबकि शार्क मत्स्य वर्ग का प्राणी है। शार्क क्या है? मतलब, लेकिन वही व्हेल मछली जो है वो स्तनपायी है। ओके, और आप लोग तो जानवे करते हैं कि पेड़ लगाना वाला जो कार्यक्रम है, वो अभी आईपीएल में भी एक डॉट बॉल पे लगभग 2000 पेड़ लगाए जा रहे हैं। आप लोग भी एडुटेरिया के नाम पे खूब पेड़ लगाइए, और प्रवीण सर को क्या कीजिए, अपना पेड़ लगा हुआ फोटो मेल कीजिए, वो आपके फोटो को अपने पुस्तकों पर जरूर छापेंगे। ओके, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। इन सभी 50 प्रश्नों का जो डिटेल एनालिसिस हुआ है, इसको खूब अच्छे से देखना है। ओके, जैसे कि ये प्रश्न था आपका, डोज किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की, आप लोग पढ़े थे ना, तो इसको बताना है। उसके बाद जैसे कि ये है आपका कि मुरलिंगा दर्रा किस राज्य में है? यहाँ बहुत सारे दर्रे कराए थे, दर्रा क्या होता है ये भी बताए थे, तो उत्तराखंड में है। ये सब प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में छपेंगे। ओके, तो आज सीरीज 5 यहीं समाप्त होता है, और तब तक आप लोग क्या करना है? खूब दबा के पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ क्या करना है? तो आप लोगों को ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये सभी क्लास, इनको क्या करना है? इन सभी क्लासों को भी ढेर सारा प्यार देना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। ओके, चलिए, तो तांडव सीरीज महाकाल से विदा लेते हैं। ओके, इति श्री गणेशाय नमः, और ओम श्री गणेशाय नमः के साथ स्टार्ट किए थे, इति श्री के साथ अंत करते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। खूब खूब शुभकामनाएं आप सबों को। वंदे मातरम।